हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे YouTube चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। और जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 का पढ़ाई शुरू हो चुका है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये आपका केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इससे पहले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री बाय रुपेश महतो एजुकेशन सेंटर। वहां पर आपको लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 दोनों वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोग जाकर के देख सकते हैं और वहां से आप लोग जो भी रिलेटेड टॉपिक हमने डिस्कस किया था आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक रहेगा डिस्कस करने का वो रहेगा आपका एटॉमिक मास क्या होता है डेफिनेशन के साथ, और समझेंगे एग्जांपल के साथ। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और फार्मूला मास क्या होता है। ये 4 टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, जो आपके सिलेबस में है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चारों टॉपिक को समझना। इसके अंदर में और छोटे छोटे टॉपिक्स है, तो वो सब नहीं भी समझेंगे तो आपको बाद में समझ में आ जाएगा कहीं अगर आप देखेंगे क्वेश्चन वगैरह। ठीक है, लेकिन ये 4 टॉपिक आपको समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए ताकि आपको ये चारों टॉपिक को अच्छा से समझ में आ जाए। हम लोग चारों टॉपिक को प्रत्येक को बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एटॉमिक मास का डिफिनेशन यहाँ पर समझते हैं। देखिए एटॉमिक मास क्या होता है, जैसे कोई भी एलिमेंट है, हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट है, तो जो भी कोई भी एलिमेंट को हम उठा लिए, मान लेते सोडियम को उठा लिए, मान लेते हाइड्रोजन को उठा लिए, मान लेते क्लोरीन को उठा लिए। ठीक है, और मान लेते क्लोरीन को उठा लिए, तो क्लोरीन का एक एटम का जो मास होगा, एक एटम का मास, और बटा में कार्बन 12, जैसे आइसोटोप अगर आप नहीं पढ़े तो आइसोटोप, हाँ क्लास 9 में आपने पढ़ा था, समस्थानिक पढ़ा था ना, समस्थानिक जिसका वैसे एटम वैसे परमाणु जिनका क्या होता है, परमाणुविक क्या होता है, नंबर बराबर होता है। क्या होता है, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या बराबर होता है, परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। उसको हम लोग क्या बोलते थे, समस्थानिक बोलते थे ना। अगर आप सीबीएसई से पढ़े थे तो आपने आइसोटोप पढ़ा था, जहां पर दोज एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच आर सेम एटॉमिक नंबर बट हैव डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप। तो वही तो कार्बन का आपने टोटल 3 आइसोटोप पढ़ा होगा, C12 इस तरह से आपने पढ़ा था ना, 6C12, 6C13, 6C14 पढ़ा था ना आइसोटोप। तो ये सबको नहीं लेना, ये सबको नहीं, खाली कार्बन 12 आइसोटोप, यानी कार्बन जिसका द्रव्यमान 12 ग्राम हो, उसका 12 ग्राम का एक भाग, 12 ग्राम का एक भाग। जैसे ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन है तो इसका टोटल 12 ग्राम 12 होता है, तो मान लेते 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम, 7 ग्राम, 8 ग्राम, 9, 10, 11, 12 ग्राम से कार्बन बना है। तो 12 ग्राम का एक भाग, मान केवल एक भाग, ठीक है, केवल एक भाग, बस एक भाग, और बटे में यानी मास ऑफ 1 एटम, कोई भी एलिमेंट का मास का एक एटम का जो मास होगा, और बटे में कार्बन 12 का एक भाग के रेशियो को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास। समझ में आ गया कि एटॉमिक मास क्या होता है? आप खुद से पढ़ के इसको समझिए। द मास ऑफ द रेशियो ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एक एटम का जो मास होगा, एक एटम का, ठीक है, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 12 जिसका वैसा कार्बन जिसका परमाणु द्रव्यमान 12 ग्राम होता है, उसका 12 ग्राम का एक भाग का रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। तो ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत दिमाग में छप गया होगा कि हाँ एटॉमिक मास कोई भी एलिमेंट का एक एटम का जो मास होगा और बटे में कार्बन 12 का एक भाग का मास के बराबर होगा, रेशियो के बराबर होगा, उसी को हम लोग एटॉमिक मास बोलेंगे। ठीक है, एटॉमिक मास का जो यूनिट होता है वो आप लोग यूनिट इसको, जैसे मान लेते हैं हमको निकालना है एटॉमिक मास, निकालना है किसका, मान लेते हैं हमको हाइड्रोजन का निकालना है। एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं हमको हाइड्रोजन का निकालना है एटॉमिक मास। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है, ये होता है आपका 1.008 समथिंग इतना होता है। और लास्ट में आप लोग लिख दीजिएगा AMU। AMU क्या है, AMU है आपका एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर इसको अभी का समय में इसको बता दिया है कि एटॉमिक मास यूनिट, ये इतना लंबा चौड़ा पुराना जमाना का नाम याद करने की जरूरत नहीं, इसको सीधा सीधा आप या फिर इसको यून लिख दीजिए, यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। बस इतना कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिए।
एटॉमिक मास यूनिट हो गया। एटॉमिक मास का इतना कॉन्सेप्ट याद रखिए, एटॉमिक मास का इतना काफी है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों एवरेज एटॉमिक मास। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग समझते हैं एवरेज एटॉमिक मास कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि एवरेज निकालना, और एवरेज निकालना आपको आता है बचपन से। किसका एवरेज निकालना है? एटॉमिक मास। जो अभी हमने एटॉमिक मास पढ़ा ना, उसी का एवरेज निकाल देना। इसका मतलब यहाँ पर एटॉमिक मास एक नहीं होगा, बहुत सारा एटॉमिक मास होगा जिसका हमको एवरेज निकालना पड़ेगा, उसी को एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है? तो यहाँ पर बहुत सारा एटॉमिक मास रहेगा, लेकिन किसका रहेगा? किसी एलिमेंट का, एटम का आइसोटोप का रहेगा, सीधा सीधी किसी भी एटम का आइसोटोप का रहेगा, ठीक है। मान लेते हैं कार्बन एटम है, कार्बन एटम है तो इसका कई गो आइसोटोप होता है? 3 गो आइसोटोप होता है। एक 12 ग्राम का, एक 12 यूनिट का होता है, मतलब 12 ग्राम का, ठीक है, 12 का होता है, एक 13 का होता है, एक 14 यूनिट का होता है, ये 14 ग्राम का होता है ना। कार्बन 12 ग्राम में भी पाया जाता है, 13 ग्राम में भी पाया जाता है, 14 ग्राम में भी पाया जाता है ना। तो ये क्या है इसका? ये इसका आइसोटोप है जिसका हमको एटॉमिक मास पता है। देखिए एटॉमिक मास पता है 12 ग्राम, 13 ग्राम, 14 ग्राम। और यही एटॉमिक मास का हमको जब एवरेज निकालेंगे, जब एवरेज यही सब का एटॉमिक मास का, यही सब आइसोटोप का एटॉमिक मास का जब हम लोग एवरेज निकालेंगे, उसी को बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। कोई इसमें सोचना नहीं है, एकदम मतलब कंफ्यूजन नहीं होना। ये सब मतलब एवरेज एटॉमिक मास में बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है, मुझे पता है। क्या लिखा है कि द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी बुक से मैंने लिखा है, इसीलिए आपको थोड़ा लैंग्वेज पढ़ने में दिक्कत होगा, मतलब समझने में। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द वेटेड एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस। देखिए सीधा सीधा लिख दिया कि एवरेज होता है किसका? एटॉमिक मासेस का। अब एवरेज होगा एटॉमिक मासेस का, तो एवरेज होगा एटॉमिक मासेस का, तो एटॉमिक मासेस का किसका होगा? एटॉमिक मासेस ऑफ इट्स नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स। जब एटॉमिक मास किसका रहेगा? जो प्राकृतिक रूप से एलिमेंट का आपका आइसोटोप, जैसे कार्बन का प्राकृतिक रूप से कई गो आइसोटोप पाएगा? 3 गो, तो 3 गो का हम लोग एवरेज निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन का होता है आपका 14 भी होता है, 15 भी होता है, तो दोनों का हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे, ठीक है, उसका एवरेज निकालेंगे। फिर हाइड्रोजन का 3 होता है, एक 1H1 होता है, 1H2 होता है, 1H3 होता है ना। तो यहाँ पर क्या है? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, तो हम लोग 1, 2, 3 ये का तीनों का हम लोग एवरेज निकालेंगे, ठीक है। अब इसका एवरेज निकालने का मेथड बता रहा है कि ईच मल्टीप्लाइड बाय इट्स रिलेटिव अबंडेंस इन नेचर, कि कोई भी आइसोटोप अपना मतलब ये अपना प्रकृति में है ना, नेचर में कितना प्रचुरता में पाया जाता है, उसके द्वारा आपको मल्टीप्लाई करना है। हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये रूल है कि आपको जिस तरह से हम लोग बचपन में एवरेज निकालते थे, कुछ नंबर दे दिया, मान लेते 5 दे दिया, 7 दे दिया, 9 दे दिया, 8 दे दिया, 6 दे दिया, अरे ये सब का बोलता है कि एवरेज निकालो। तब हम लोग देखते कि सबको जोड़ देते, 5 + 7 + 9 + 8 + 6 जोड़ देते, और कई नंबर है 1, 2, 3, 4, 5 से भागा दे देते, तो इसको हम लोग बचपन में एवरेज बोलते थे, है ना। तो यहाँ पर भी एवरेज ही निकालेंगे, लेकिन ये एवरेज खाली झूठ मूठ का नाम दिया है, यानी ये कुछ और फॉर्मूला इसको बनाना चाहता है, ठीक है। हम लोग इसको क्या करेंगे? हम लोग ये जो मान लेते ये मेरा आइसोटोप है नेचर में, ठीक है, मान लेते ये है कार्बन 12 है, 13 है, 14 ग्राम में, ठीक है, और बोल रहा है कि इसका हमको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, ठीक है। और तब फिर इसका इतना लिख के नहीं छोड़ेगा, क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वीडियो में, ठीक है। तो उसमें मैं आपको एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन करवाऊंगा, ठीक है, इंडेक्स क्वेश्चन सब जो बीच में नहीं रहता वो सब। तो उसमें आप लोग देखेंगे कि लिखा होगा कि कार्बन का तीनों आइसोटोप जो है ना, वो इस अनुपात में मौजूद है, 1:2:3, इतना अनुपात में आपका नेचर में मौजूद है। तब इसके लिए ये दिया है एटॉमिक मास, और ये दिया आपका कि नेचर में उसका एबंडेंस, यानी उसका प्रचुरता क्या है? प्रचुरता, ठीक है, यानी वो नेचर में उसको कितना प्रचुर मतलब प्रतिशत में आपको, या फिर कितना रेशियो में दिया गया, या फिर कितना ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों के लिए अलग से फॉर्मूला बनता है, वो उसी फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। नहीं समझ में आ रहा? कोई बात नहीं, अभी हम लोग आगे देखेंगे ना, एकदम बिल्कुल समझा करके ही छोड़ूंगा जिस तरह से मैंने आपको एटॉमिक मास समझाया, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, अभी प्रॉपर डिफिनेशन हुआ, ठीक है। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, उसी में आपको पता चल जाएगा, अच्छा इस तरह से एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो और नोट्स बनाते चलिए, ठीक है, नोट्स में लिखते चलिए, है ना, नोट्स में लिखते चलिए, ताकि आप लोग का अच्छा तरीके से चैप्टर कवर हो जाए। तो अब देखिए दोस्तों, अब आपको समझ में आ जाए कि एवरेज एटॉमिक मास आखिर निकाला कैसे जाता है, जिससे थोड़ा बहुत आपको जो समझ में आया था डिफिनेशन से, अब यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अच्छा एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास मतलब ये निकालने बोल रहा है ना, झूठ मूठ का यहाँ पर डिफिनेशन बोल दिया इस तरह से। देखिए रेशियो, अगर आपका देखिए फॉर्मूला ऑफ एवरेज एटॉमिक मास, ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, यहाँ पर आपको देखकर थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर एम ए सब क्या हमको बैठाना है, इसके जगह पर किस तरह से क्वेश्चन रह सकता है,
तो इसके बाद जब मैं आपको इंडेक्स का क्वेश्चन जब मैं आपको करवाऊंगा एनसीईआरटी बुक का, तो वहां से आपको जब मैं ये सारा फॉर्मूला का यूज करूंगा तो आपको समझ में अच्छा ये सब का यूज यहाँ पर हो रहा था ना। ठीक, तो फिलहाल आप लोग खाली फॉर्मूला को देख लीजिए और जितना समझ में आ रहा है उतने समझिए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में अगर आपका रेशियो दिया रहेगा, ठीक है, कि अबंडेंस अभी हमने डेफिनेशन में देखा था ना कि नेचर है ना, अबंडेंस इन नेचर, जितना वो प्रचुरता पा रहा है नेचर में, कितना मात्रा में वो मौजूद है, वो आपको क्वेश्चन में दे देगा। ठीक है, तो यदि रेशियो दिया है क्वेश्चन में तो आपको फॉर्मूला ये लगाना है, एवरेज एटॉमिक मास बराबर Ma प्लस Nb, चाहे यदि 2 को दिया है तो 2 को लगाएंगे और 3 को दिया तो Ma प्लस Nb प्लस या फिर M1A प्लस M2B प्लस M3C, इस तरह से चलते रहेगा। ठीक है, और बटे में M प्लस N, ठीक है, या फिर M1 प्लस M2 प्लस M3, इस तरह से चलते रहेगा। यहाँ पर 2 जब आइसोटोप रहेगा तब ये फॉर्मूला लगेगा। यदि 3 आइसोटोप दिया तो M1A, यहाँ पर N के जगह में आप M2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर M क्या है, रेशियो, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। और A B ये सब क्या है, A B डिफरेंट मास है, तो मास भी दिया रहेगा ना, एटॉमिक मास उस आइसोटोप का बिल्कुल दिया रहेगा। आपको खाली उस सबका एवरेज निकालना है और एवरेज निकालने के लिए ये सब फॉर्मूला है। दूसरा, यदि मान लेते हैं आपको रेशियो नहीं दिया, परसेंटेज दिया है कि नेचर में ये आइसोटोप इतना परसेंटेज में प्रेजेंट है, ठीक है, तो इतना इतना परसेंटेज में प्रेजेंट है, तो आपको एवरेज एटॉमिक मास यदि निकालने बोला तो आप लोग ये फॉर्मूला लगाइए, है ना, समेशन ऑफ पी एक्स आई बटे 100, है ना। यहाँ पर पी क्या है, परसेंटेज है, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, चाहे आप 2 को परसेंटेज दिया रहेगा, चाहे 3 को, चाहे 4 को, है ना, और फिर गुणा कर देना है एक्स, तो एक्स क्या है, मास, मास भी आपका दिया रहेगा एटॉमिक मास। ठीक है, तो फॉर्मूला ये समेशन का मतलब होता है जोड़ते जाना है ना, यहाँ पर बीच में साइन प्लस का साइन होगा, तो पी आई एक्स आई, और आई का मतलब है सीरियल नंबर 1 से लेकर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 जितना है। ठीक है, तो P1x1 प्लस P2x2 बटा में 100, बटा में 100 ही रहने देना है। ठीक है, वो 100 प्लस 100 इस तरह नहीं करना है। P1x1 प्लस P2x2, फिर और यदि रहेगा परसेंटेज तो P3x3 P4x4 और बटे में 100। क्लियर हो रहा है? चलिए, फिर यदि मान लेते आपको रेशियो भी दिया नहीं दिया है, परसेंटेज भी नहीं दिया है, आपको दिया है फ्रैक्शन दिया क्वेश्चन में। ठीक है, फ्रैक्शन दिया यानी बटा वाला दिया, तो देखिए कि उसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, इसमें परसेंटेज की जरूरत नहीं है, यानी बटा में 100 देने की जरूरत नहीं है। पी आई एक्स आई वही है, पी मतलब यहाँ पर फ्रैक्शन हो जाएगा, पी मतलब फ्रैक्शन हो जाएगा जो आपको दिया है, तो P1x1 P2x2 P3x3 डॉट डॉट चलते रहेगा, है ना, जितना आपको आइसोटोप दिया रहेगा। तो ये हो गया दोस्तों आपका फॉर्मूला ऑफ एवरेज एटॉमिक मास, आपको पता चल गया कि अच्छा एवरेज एटॉमिक मास में हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं मोलिकुलर मास, जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इस टॉपिक, इस वीडियो का, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपना नोटबुक में इसको लिख लीजिए फॉर्मूला सबको। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास क्या होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है किसी भी मोलिक्यूल का मास, किसी भी मोलिक्यूल का मास। जैसे मान लेते हैं हमारे पास वाटर है, वाटर का मोलिक्यूल है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिक्यूल है, हमारे पास मान लेते हैं H2SO4 का मोलिक्यूल है, और ये सब का मास निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो द सम ऑफ मासेज ऑफ ऑल द एटम का मास। तो यहां पर जैसे देखते हैं वाटर में कई एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, यानी एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन का 2 एटम है, और ऑक्सीजन का 1 एटम है, हाइड्रोजन का 2 एटम है, ठीक है, 2 एटम है, और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो हम लोग हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जानते हैं कितना होता है, 1 होता है, और तो कई गो टोटल हाइड्रोजन, 2 गो, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, यानी टोटल हाइड्रोजन एटम 2 का है और दोनों का मास कितना आ गया, 2 यूनिट। और ऑक्सीजन का हम लोग एटॉमिक मास जानते हैं कितना, 16 यूनिट, है ना। तो फिर मेरा वाटर का जो टोटल जो मोलिक्यूल, ये कंप्लीट मोलिक्यूल है, एक मोलिक्यूल है, और इसका मास 2 + 16 कितना, 18 यूनिट। तो ये हो गया दोस्तों आपका मोलिकुलर मास, सिंपल से कुछ नहीं है, कोई भी मोलिक्यूल, जैसे मान लेते हैं H2SO4 एक मोलिक्यूल है, इसमें कितना एटम है, हाइड्रोजन का 2 एटम है, सल्फर का 1 एटम है, और ऑक्सीजन का 4 एटम, चारों का, और यहाँ सल्फर का 1 और हाइड्रोजन का दोनों, सबका एटॉमिक मास जितना है जोड़ दीजिए, और वही आपका हो गया उस कंप्लीट मोलिक्यूल का मास। इसी को बोलते हैं मोलिकुलर मास, द सम ऑफ द मासेस ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल इज कॉल्ड मोलिकुलर मास। कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पर यूनिट लिखे, यूनिफाइड मास। तो जब हम लोग मोलिकुलर मास को ग्राम में लिख देंगे, जब हम लोग इस 18 यूनिट को 18 ग्राम में लिख देंगे, तब इसी का नाम बदल के हो जाता है ग्राम मोलिकुलर मास। इसी मोलिकुलर मास का नाम बदल कर हो जाता है ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, तो ये सब कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल, जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया ना, पहला एग्जांपल H2O, इसका आपको यदि मोलिकुलर मास निकालने बोलेगा, H2O क्या है, वाटर है। ठीक
ठीक है, वाटर का आपको यदि मोलिकुलर मास निकालना है, ठीक है, मोलिकुलर मास, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 गो है और हाइड्रोजन 2 गो है, हाइड्रोजन का 2 एटम, और हाइड्रोजन का एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस ऑक्सीजन, तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां से 2, यहां से हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 बराबर हो गया आपका 16 और 2 18 यूनिट। इसी तरह से मैं आपको और कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आपको होमवर्क में बनाना है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हुआ और इस तरह से मैं आपको कुछ और एग्जांपल दे रहा जो आपको होमवर्क में आपका नोटबुक में वो सारा क्वेश्चन रहना चाहिए, और वो सबका इस तरह से आपको मोलिकुलर मास भी निकाल करके रखना है, ठीक है। चलिए दे क्वेश्चन दे बनाएंगे ना, हाँ चलिए इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने स्क्रीन पर कुछ आपको क्वेश्चन लिख दिया है बोर्ड पर, ठीक है। ये सारा क्या लिखा है? कैलकुलेट द मोलिकुलर मास, क्या निकालने बोल रहा है? मोलिकुलर मास निकालने बोल रहा है ऑफ द फॉलोइंग। कुछ आपको नीचे में क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे वाटर का मोलिकुलर मास, NH3 अमोनिया का मोलिकुलर मास, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का मोलिकुलर मास, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मोलिकुलर मास, HNO3 नाइट्रिक एसिड का मोलिकुलर मास, H3PO4 ठीक है फास्फोरिक एसिड का मोलिकुलर मास, NH2CO NH2 यूरिया का मोलिकुलर मास, C6H12O6 ग्लूकोज का मोलिकुलर मास, C12H22O11 सुक्रोज का यानी चीनी का मोलिकुलर मास। यानी इतना सारा आपको क्वेश्चन है, आपको अपना नोटबुक में ये सबको बना करके रखना है, ठीक है। और कैसे बनाना है मैंने आपको दिखा दिया। चलिए और मैं आपको एक दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए थोड़ा अच्छा से। NH2CO NH2 का मैं आपको बना करके दिखा रहा हूं, ठीक है। इसी तरह से आपको सबका बनाना है। नाइट्रोजन, तो क्या लिखना है? नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास कितना होता है? सीधे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, यदि आपको उतना लैंग्वेज में नहीं लिखना है तो। नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास होता है 14 यूनिट प्लस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या गो? 2 गो, तो 2 गुना 1 लिखिए, चाहे आप सीधा सीधी 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस सी यानी कार्बन का मोलिकुलर मास 12 यूनिट प्लस ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास 16 यूनिट प्लस नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास फिर 14 यूनिट प्लस हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास 2 गुना 1 लिखिए, चाहे आप सीधे सीधे 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इतना हो गया, यूनिट लिख दीजिए और बराबर में फिर से इसको जोड़ दीजिए। 14 और 2 16, 16 और कितना हो गया? 16 और 12 16, 17 18, 18 और 10 28, 28 और 28 हो गया इधर, 28 29 30, 30 और 4 34, 34 और 10 44, 44 और 6 हो गया आपका 50, 50 और 10 60, 60 यूनिट, 60 यूनिट। तो ये हो गया मोलिकुलर मास, हमने यूरिया का निकाल के दिखा दिया। आप 60 यूनिट लिखिए, चाहे आप ग्राम एटॉमिक मास में, ग्राम मोलिकुलर मास में इसको 60 ग्राम भी लिख सकते हैं, तो 60 ग्राम नहीं लिखिएगा, वो जब क्वेश्चन आप लोग न्यूमेरिकल बनाइएगा वहां पर आपको ग्राम लिखना है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर मोलिकुलर मास सीधा सीधे बोला है, यहाँ पर ग्राम मोलिकुलर मास नहीं बोला है, तो ग्राम मोलिकुलर मास जब पूछता है तब ग्राम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधे मोलिकुलर मास पूछा है, इसका मतलब वो सारा एटम का एटॉमिक मास को जोड़ने बोल रहे, तो एटॉमिक मास को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? यू से, यूनिफाइड मास से, तो जोड़ने के बाद भी हम लोग यूनिट यू ही लिखेंगे। तो ये मैंने एक दिखा दिया आपको, बस सिंपल से इसी तरह से सब बनाना, और ये आपका नोटबुक में रहना चाहिए, ठीक है। इतना सारा बेसिक आप लोग बना करके रखिए। चलिए एक टॉपिक हमारा बचा हुआ है फॉर्मूला मास, उसको भी हम लोग देखते हैं और आज का लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये आ गए हैं हम लोग फॉर्मूला मास में। फॉर्मूला मास का डिफिनेशन भी आपका मिलता जुलता है मोलिकुलर मास से, यानी दोनों में अगर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा है? द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स, जितना भी एटम रहेगा किसमें? किसी भी केमिकल फॉर्मूला में, कोई भी केमिकल फॉर्मूला उठा लीजिए। जैसे मान लेते मेरा पास कोई भी केमिकल फॉर्मूला CH3COOH केमिकल फॉर्मूला है, मान लेते मेरा पास कुछ है जैसे NaCl है, ठीक है, कुछ भी उठा लीजिए जो आपके दिमाग में आ रहा है, CaSO4 है, कुछ भी उठा लीजिए, ये सब क्या है? केमिकल फॉर्मूला है ना, केमिकल फॉर्मूला। तो जितना भी केमिकल फॉर्मूला है उसमें जितना भी एटम मौजूद है सबका एटॉमिक मास को जोड़ दीजिए, वही है आपका फॉर्मूला मास। यानी एक फॉर्मूला में जितना एटम होगा वो सबका एटॉमिक मास को जोड़ने पर जो मेरा रिजल्ट निकलेगा उसी को बोलेंगे फॉर्मूला मास, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक एग्जांपल, मान लेते हैं इतना सारा एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, और इतना सारा एग्जांपल में मान लेते हैं हम लोग ये वाला निकालते हैं, इसका ये एक फॉर्मूला है ना केमिकल फॉर्मूला, इसका हम लोग ये निकालते हैं फॉर्मूला मास। तो यहाँ पर कौन कौन एटम है? कार्बन का 1 एटम है, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 यूनिट प्लस हाइड्रोजन का 3 एटम है, हाइड्रोजन का 1 एटम का एटॉमिक मास होता है 1 यूनिट, तो 3 एटम का एटॉमिक मास हो जाएगा 3 यूनिट प्लस कार्बन का फिर 12 यूनिट प्लस 16 क्योंकि ऑक्सीजन है तो 16 यूनिट प्लस फिर एक और ऑक्सीजन है तो 16 यूनिट, फिर हाइड्रोजन है तो 1 यूनिट। इस तरह से अगर हम लोग जोड़ेंगे
तो 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 और 10 27, 27 और 1 28, 28 और 6 8 6 14 यानी 34, 34 और 10 44, 44 और 6 50, 50 और 10 60, 60 यूनिट। तो इस तरह से फॉर्मूला मास हमने CH3COOH का निकाले तो कितना आया 60 यूनिट। उसी तरह से NaCl का भी निकलेगा, उसी तरह से CaSO4 का भी निकलेगा, जितना भी एटम है। सोडियम एटम है, सोडियम एटम इसका निकलता है, ठीक है, NaCl का। तो सोडियम एटम है तो सोडियम का कितना होता है 23 होता है, 23 प्लस 23.5 होता है लगभग में, प्लस और क्लोरीन, या फिर आप लोग देख लीजिएगा पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, वहां पर आपको दिया रहेगा। क्लोरीन का होता है 35.5, ठीक है, 17 34 सारे 35.5। तो इसको जोड़ेंगे तो 0.5, 5 और 3 8, 3 2 5, 58.5 हुआ ये यूनिट। तो इस तरह से हमने NaCl का फॉर्मूला मास कितना निकाला 58.5 यूनिट। कैल्शियम सल्फेट का भी हम लोग निकाल सकते हैं, कैल्शियम 20, तो 20 का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका कैल्शियम के 20, तो एटॉमिक मास उसका 40 प्लस सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो इसका लगभग 32 ग्राम होना चाहिए, 32 यूनिट प्लस 4 गुना ऑक्सीजन का 16, तो 16 चौके 64, क्योंकि 4 गो ऑक्सीजन है तो 4 गो, और ऑक्सीजन का एक एटम का एटॉमिक मास होता है 16 यूनिट, तो 4 गो का हो जाएगा 16 चौके 64, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और 2 6, 4 3 7, 7 और 6 13, 4 3 7 7 13 यूनिट, यानी 136 यूनिट हो जाएगा। तो इस तरह से ये हुआ फॉर्मूला मास, यानी फॉर्मूला मास और मोलिकुलर मास लगभग आप से ही समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें भी हम लोग वाटर का भी निकाल सकते हैं, NH3 का भी निकाल सकते हैं, है ना। किसी भी केमिकल फॉर्मूला, केमिस्ट्री में जितना भी केमिकल फॉर्मूला है सबका यदि आपको मास निकालना है तो उसको हम लोग फॉर्मूला मास बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आज का हमारा लेक्चर, इसमें हमने पढ़ा एटॉमिक मास क्या होता है, उसके बाद एवरेज एटॉमिक मास के बारे में हमने पढ़ा, वहां पर हमने कई सारे फॉर्मूला निकाले जिससे हम लोग एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। फिर हमने पढ़ा मोलिकुलर मास, उसमें हमने कई सारे आपको एग्जांपल दिए आपको नोटबुक में लिखने के लिए, और वो सबको आपको होमवर्क में जरूर बनाना है। उसके बाद हमने फॉर्मूला मास देखा और इसमें भी हमने काफी ज्यादा कुछ समझने का प्रयास किया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, आपको यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना है, अपने दोस्तों वीडियो को लिंक एकदम फैला देना है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए और आपको पढ़कर थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे मेंबर में जुड़ जाइए। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।